हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए की। आरएनए के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, एक तो आनुवंशिक आरएनए और दूसरा अनआनुवंशिक आरएनए। आनुवंशिक आरएनए की बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे, जिसमें मैंने बताया कि कुछ विषाणु और कुछ पादपों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अभी मैं बात करूंगा अनआनुवंशिक आरएनए की। ये अनआनुवंशिक आरएनए स्टूडेंट तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। संदेशवाहक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए। स्टूडेंट सबसे पहले हम डिटेल से बात करेंगे एमआरएनए के बारे में, संदेशवाहक आरएनए के बारे में। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए की खोज का श्रेय, सबसे पहले एमआरएनए की खोज हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने की। हक्सले ने की, वह उनके बाद वोकिन वोकिन एस्ट्राचन ने 1956 में जीवाणु व विषाणुओं में इस प्रकार के आरएनए की खोज की। सबसे पहले हक्सले ने की, उसके बाद वोकिन ने एवं एस्ट्राचन ने 1956 में जीवाणु और विषाणुओं में एमआरएनए की खोज की। स्टूडेंट एक समस्या में कमेंट्स बॉक्स में आपकी आई है कि वीडियो क्लियरिटी कम है। स्टूडेंट एक्चुअली में जो सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम आपको इतनी क्लियरिटी दे पा रहे हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करवा के अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ बनाई जाएँ। तो अभी स्टूडेंट जितना आपको मिल पा रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप पढ़ पाते हो, कुछ अपनी तरफ से भी मेहनत करें, कुछ जो हम आपके प्रयासरत हैं उस हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें बीएससी सेकेंड ईयर का, जिससे कि आप इजीली जैसे पेपर होने पर इजीली पास हो पाएँ। और आपको बुक का भी मैं नोट्स बार बार भेज रहा हूँ, जिससे आप पूरा डिटेल से भी पढ़ पाएँ। और ये तो वीडियो तो एक बेसिक है जिससे आप थोड़ा समझ पाओगे। मेरी बात चल रही थी एमआरएनए की खोज पे। एमआरएनए की खोज में हक्सले, वोकिन एवं एस्ट्राचन ने 1956 में की, जीवाणु एवं विषाणुओं में की। नेक्स्ट बात करेंगे एमआरएनए, कुल आरएनए का, तीनों आरएनए कुल आरएनए का 15 से 20% कौन होता है? एमआरएनए होता है, जो कि कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक में उपस्थित होने के बाद ये केंद्रक छिद्रों से बाहर निकलकर किस में पहुंच जाता है? कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। और कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। एक्चुअली में एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करना, आनुवंशिक सूचनाओं के लिए टेम्पलेट का कार्य करना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। एमआरएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे तो एमआरएनए की संरचना में 7 भाग हैं। ये इसकी बेसिक संरचना है स्टूडेंट, दिख पा रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। ये इसकी बेसिक संरचना है। सबसे पहले बात करें मिथाइलेट जी कैप होती है, लीडर एंड होता है, इसमें प्रारंभन कोडॉन होता है, कोडिक क्षेत्र होता है, अंतस्थ कोडॉन होता है, ट्रेलर वाला अनुगामी क्षेत्र होता है और पॉली ए गुच्छ होता है। एक एक की बात मैं डिटेल से आपको डायग्राम में बताता हूँ। सबसे पहले ये आपका एक तो 5 एंड और 3 एंड वाला, मैंने बताया था कि आरएनए की स्ट्रक्चर भी डीएनए के जैसी होती है, इसमें भी 5' और 3' एंड होते हैं। तो ये 5 एंड पर मिथाइलेटेड समूह जुड़ा रहता है, मिथाइलेटेड जी कैप जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या है, क्यों जुड़ा हुआ है ये? जिससे आरएनए का जल अपघटन नहीं हो, आरएनए जल में नहीं घुले, इसलिए मिथाइलेटेड जी कैप इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद इसका दूसरा जो भाग है वो लीडर एंड होता है, अग्रक क्षेत्र, नॉन कोडित क्षेत्र है हालांकि ये, और इसमें ये क्या है? लीडर एंड वाला भाग है। उसके बाद ये प्रारंभन कोडॉन है, जो आरएनए की प्रक्रियाओं को, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रियाओं में एयूजी और जीयूजी 2 कोडॉन काम करते हैं। वो 3rd नंबर पर इसकी स्ट्रक्चर में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले मिथाइलेटेड समूह था, फिर लीडर समूह, फिर प्रारंभन कोडॉन। उसके बाद ये बीच का कोडिंग रीजन होता है। मैंने आपको एक बार समझाया होगा, एक्सॉन और इंट्रॉन 2 भाग होते हैं। एक्सॉन भाग है जो एक तरह से नॉन कोडित होता है, और इंट्रॉन भाग है वो एक्टिव होता है, एक तरह से कोडिंग की तरह कार्य करता है।
तो कोडिंग रीजन्स में वो भाग उपस्थित होते हैं और ये बराबर से कोड देते हैं। जिस सूचना का कोड है वही कोड ये बनाएंगे और आगे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट भाग है 5th वाला, अंतस्थ कोडॉन। ये यहीं पे एडजस्ट कर दिया है मैंने। अंतस्थ कोडॉन, ये 3 कोडॉन होते हैं जो एक तरह से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करते हैं, या एक तरह से कोडॉन को स्टॉपिंग कोडॉन भी बोला जाता है। अंतस्थ कोडॉन UAA, UAG और UGA, ये 3 होते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेलर या नॉन कोडिंग रीजन। ट्रेलर या नॉन कोडिंग रीजन, ये इसके जस्ट पास वाला रीजन है। लास्ट है 3' पॉली ए टेल, ये पुच्छ वाला भाग है जो आरएनए की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। इस प्रकार से आरएनए की mRNA की स्ट्रक्चर में 5 भाग हो गए हैं। कौन कौन से? मिथाइलेटेड समूह, लीडर एंड के बाद प्रारंभन कोडॉन, कोडित क्षेत्र, अंतस्थ कोडॉन, आपका ट्रेलर एंड और पॉली ए गुच्छ। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि mRNA के भी 2 प्रकार होते हैं। mRNA के भी 2 प्रकार हैं, मोनोसिस्टेनिक mRNA और पॉलीसिस्टेनिक mRNA। यदि इसमें सिस्ट्रॉन की संख्या 1 है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA, और यदि सिस्ट्रॉन्स की संख्या 1 से अधिक है, 2 से अधिक है, बहुत सारे सिस्ट्रॉनिक एंड हैं, तो इसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक mRNA। 1965 में स्प्रिन नाम के वैज्ञानिक ने इन पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के लिए, इन mRNA स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लोसोम्स इन्फ्लोसोम्स वर्ड यूज किया। इन्फ्लोसोम्स है जो एक तरह से mRNA का एक नाम है, जो कि 1965 में दिया गया। इसके बाद जैकेब एवं मोनोड ने mRNA नाम दिया। mRNA नाम दिया किसने? खोज तो इन्होंने की, लेकिन mRNA नाम दिया तो जैकेब और मोनोड की बात आती है। जैकेब और मोनोड ने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया और इसकी संरचना के बारे में बताया। बात करते हैं mRNA के जीवन काल के बारे में। तो mRNA का जीवन काल स्टूडेंट, वो जीवाणु एवं विषाणुओं में बहुत छोटा होता है, लगभग जीवाणु के अंदर 2 मिनट का होता है। लेकिन बात करें कि नॉर्मली मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर कितना है, तो वो कई दिनों का या कई घंटों का हो सकता है। 2, 4, 5 दिन का हो और लगभग 12, 15, 24 घंटे तक हो सकता है। तो ये इसके जीवन काल की बात थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएनए की विशेषताओं के बारे में। आरएनए की मुख्य विशेषताएं 5 से 6 हैं। पहली विशेषता है इसकी, इनका निर्माण द्विसूत्री डीएनए के किसी एक पूरक सूत्र की तरह होता है। जैसे एक द्विसूत्री डीएनए होता है ना, उसमें एक उसका सूत्र है, उसी प्रकार से आरएनए का भी क्या होता है? एक सूत्र होता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, और मैं इसको ध्यान से आपको बता देता हूँ। इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है और एक सूत्र की तरह, पूरक सूत्र की तरह इसका निर्माण होता है। दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन बेस सभी समान होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेसों में थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तीसरी बात, ये जब केंद्रक के अंदर मुख्यतः बनता है 15 से 20% होता है, लेकिन जैसे ही ये केंद्रक से, केंद्रक छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य में आता है, तो वहाँ पर कुछ आरएनएज को इकट्ठा करता है, कुछ राइबोसोमों को इकट्ठा करता है, और ये राइबोसोम इकट्ठा होकर mRNA के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती हैं। दोबारा मैं समझाता हूँ। केंद्रक के अंदर mRNA का निर्माण होता है, वहाँ से ये कोशिका केंद्रक छिद्रों से बाहर निकलता है, कोशिका द्रव्य में आता है, कोशिका द्रव्य में यह राइबोसोमों को इकट्ठा करता है, राइबोसोमों के साथ mRNA मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य में पहुंचकर mRNA राइबोसोम पर एकत्रित हो जाते हैं। ये mRNA प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। लास्ट बात, इसका अनुभार है जो 5 लाख से 20 लाख तक होता है। इसका जीवन काल है वो बहुत कम होता है। अनुवादन की प्रक्रिया के उपरांत कुछ आरएनए, कुछ mRNA तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ये इसकी कुछ खास बातें हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसकी विशेषताओं को।
पहला ये द्विसूत्री डीएनए की तरह होता है, पूरक होता है। थायमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल होते हैं। कोशिका द्रव्य में पहुंचकर एमआरएनए राइबोसोम पर एकत्रित हो जाते हैं, जहां पर एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसका जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है, 15 से 20% ये कुल आरएनएज का उपस्थित होता है। बात करें कि इसका अनुभार है वो 5 लाख से 20,000 लाख इसका अनुभार होता है। बाकी एमआरएनए है वो एक तरह से मैसेज का, संदेश का कार्य करता है कोशिका के लिए। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि अच्छे से साफ़ नहीं दिख रहा है, तो मेरी आवाज़ तो आपको साफ सुनाई दे रही है, आप उसको ध्यान से सुनें, उससे भी आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा। मैं नोट्स भी आपको भेज रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार अपनी क्लासेज को लेते रहें और समझते रहें और रेगुलर अपनी पढ़ाई बनाए रखें। धन्यवाद स्टूडेंट।